कहानी। तो अब हुआ क्या, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जब आप बात आ रही है, तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट सेशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 में। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये क्या है, क्यों लाए, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको अब हम समझते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो क्यों आया, या ये चीज है क्या? तो एक ना एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले एक क्या देखो, एग्जाम्पल देखो। जब भी आप मान लो घर से, ठीक है, अपने किससे, घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो, मान लो हम दिल्ली जा, तो जब जाने से पहले आप क्या करते हो, प्लान बनाते हो ना। और प्लान में क्या, हर एक चीज रखते हो कि अपना पर्सनल सामान, अपने कपड़े रख लिए, टिकट रख लिया, और फोन और चार्जर को तो कैसे भूल जाओगे, ये रखा। सफर का एक खाका, यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, रेलवे स्टेशन से जाना है तो कैसे जाना है, एयरप्लेन से जाना है तो कैसे जाना है, और इन द एंड आपकी डेस्टिनेशन आप दिल्ली में पहुंचते हो। तो ये जो प्लानिंग है, ये आप अगर नहीं करोगे तो आपको रास्ते में कष्ट होगा। आप पूरी तरीके से नहीं जान पाओगे कि हमें जो दिल्ली है वो जाना, एक रीजन भी होता है ना क्यों जाना है, वहां जाके भी क्या काम करना। तो उसके लिए आप एक प्लानिंग करते हो। तो सेम, जब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ब्रिटिशर्स ने कह दिया था ना कि हम तो आपको आजादी दे देंगे, और आप जो है इंडियंस ने कहा था कि हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने को हमें टाइम दो, तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने में समय लगेगा ना, ये हमारा क्या है, एंड रिजल्ट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा एंड रिजल्ट। तो उसकी जो तैयारी करी, उसके लिए जो हमने प्लानिंग करी, या उसे कह दो इंडेक्स। किताब से पहले एक इंडेक्स होता है ना, ये बुक है, बुक से पहले आपका क्या होता है, इंडेक्स, कि इस बुक में ये चीजें हैं। तो हमने ये तय किया कि हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि उस टाइम पे हम आजाद हुए थे, और हमारे ऊपर किसका था, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके चलते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स के। तो अब हमें ये भी तो देखना था ना, हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, और हमें जनता को जनता को ये बताना था ना, पब्लिक को ये बताना था ना कि हम जो है कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। ठीक है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, आपकी जिंदगी जो है वो आजाद भारत में कैसी होगी। और उस पूरे डॉक्यूमेंट को हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये हमें क्यों बनाना पड़ा। ठीक है, तो अगली स्लाइड में देखते हैं कहानी दूसरी। ये कहानी है धोखे की। ठीक है, तो धोखे की कहानी कैसी है कि आपके जो जिन्ना साहब थे और मुस्लिम लीग थी, हम इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आपका क्या कर रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, और मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ने हमसे क्या कर दिया, वादा, क्या क्या, प्रॉमिस, कि हम आएंगे भाई साहब, बिल्कुल हम आएंगे और जरूर आएंगे। और कब आने की वादा किया, 21 जनवरी 1947 में, कि हाँ ठीक है हम आएंगे। लेकिन दे दिया हमें क्या, धोखा। धोखा दे दिया भाई, फितरत में ही धोखा था। तो धोखा दिया है नहीं, तो हम भी तो इंडिया वाले हैं भाई। धोखा दे दिया, तुम्हारा नुकसान, इसमें हमारा क्या नुकसान। हमें तो जो काम करना था हम वो करेंगे। तो 22 जनवरी दूसरे ही दिन 1947 में हमने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया। आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अल्टीमेटली था क्या क्या। 22 जनवरी में पास हुआ, ये हमने देख लिया। 13 दिसंबर में 1946 में ये पेश किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, अभी मैंने बताया था। ठीक है, सॉवरन और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होना चाहिए। ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरी थी, इंडियन जो स्टेट थी, और आउटसाइड जो थी, और इंडिया की वो स्टेट जो इंडिया में ज्वाइन होना चाहती थी, उन सबको हम रखेंगे। ऑटोनोमस यूनिट होगी, ये सारी चीजें रखी गई थी। समरी दे रहा हूँ ये मैं आपको, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। और ऑल सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, जितना भी इंडिया सॉवरन और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके पास क्या होगी, पावर और अथॉरिटी होगी, क्या चीज करने की, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से लेगा, पीपल से। कहाँ से लेगा, ड्राइव फ्रॉम द पीपल। ऑल इंडियन मस्ट बी गारंटेड। इंडियन को क्या गारंटीड, मतलब क्या, राइट्स मिलेंगे। कौन से राइट्स मिलेंगे, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, और पॉलिटिकल फेयरनेस मिलेगी। इक्वालिटी ऑफ पोजीशन एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सुना सुना लग रहा है ना।
इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगी, फंडामेंटल जो है आपके राइट यहीं से निकले हैं, ठीक है। बेसिक फ्रीडम मिलेगी किसकी, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, वोकेशनल एंड एसोसिएशन की आपको फ्रीडम मिलेगी। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल जो कम्युनिटी है, ठीक है, और गरीब और जितने भी डिसएडवांटेजियस ग्रुप हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके लिए शेड्यूल बनाए जाएंगे अलग अलग। टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी थी, ठीक है, रिपब्लिक की, एज वेल एज इसकी सॉवरन जो राइट थे, कहाँ कहाँ के, सी के, लैंड के, एयर के, ठीक है, वो प्रिजर्व्ड होंगे अपनी कंट्री के हिसाब से, और जो लॉ होगा उससे वो प्रिजर्व्ड होंगे। कंट्री वुड बी कंटिन्यू फुली एंड विलिंगली एडवांसमेंट टू वर्ल्ड पीस। हम अपने शुरू से ही, क्योंकि हम इतनी दास्ता देख के निकले थे, हमारा हमेशा से सिद्धांत था किसका, पीस का। तो हमने ये अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी रखा कि वर्ल्ड पीस के लिए हम लोग काम करेंगे और वेल बींग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। कितना अच्छा और कितना प्यारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने जो है वो सोचा कि हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा बनाएंगे। आगे देखते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन महाराज बन ही चुका था, तो हमें प्रेम्बल लिखने की क्या जरूरत आ गई, है ना। तो प्रेम्बल लिखने की क्या जरूरत आ गई, सवाल बनता है, और सवाल जायज भी है। तो इसका आंसर है यूएसए। ठीक है, ये हमेशा पहले रहने की कोशिश करता है। खैर, इसको आजादी भी पहले मिली, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना, और यूएसए ने अपना जो है फर्स्ट, सबसे पहला जो है वो प्रेम्बल जो है वो यूएसए ने लिखा, ठीक है। और इसी से इंस्पायर होके, इससे क्या इंस्पायर होके, किसने, कनाडा ने, साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, और इंडिया ने भी यहीं से मोटिवेट और इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को स्थान दिया कि एक प्रेम्बल होना चाहिए। आगे चलते हैं, तो ये देख लो बच्चा लोग, यूएसए का प्रेम्बल, वी द पीपल से इसकी भी शुरुआत हो रही है। याद आ रहा है कुछ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये यूएसए का जो है प्रेम्बल है। आगे देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि अपना जो प्रियम्बल है वो कहाँ से आया, क्यों आया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे। लेकिन प्रियम्बल एक्चुअली में क्या है, प्रियम्बल क्या है, ये भी तो एक सवाल जायज है ना। तो हम देखते हैं व्हाट इज प्रियम्बल। पी मतलब पहले, ठीक है। तो इट इज व्हाट, इट इज अ प्लान अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब देखो यहाँ तो भाई साहब बहुत ही कंफ्यूजन आ गई। अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा था कि प्लान तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, दिल्ली जाना था ना, तो प्लान तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। अब हम प्रियम्बल को कैसे प्लान कह दे रहे हैं महाराज। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम अभी आगे देखेंगे कि ये कैसे प्लान है। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉपी पेस्टेड क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। क्या ये बात सही है या गलत है, ये भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में। तो इस लेक्चर के बिल्कुल अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस लेक्चर को हम अंत तक देखेंगे, तो बने रहिए। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या है कि देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हमारा, ठीक है, था ना, बोलो हाँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था हमारा वो क्या था, प्लान। हम कहीं पे जाने के लिए, मान लो हमें एक्चुअली वाई पे पहुंचना, तो हम प्लान बनाएंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा क्या था, प्लान था, ठीक है, कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम। फिर क्या हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी तो थी, उसमें क्या थे, लोग, पीपल, बहुत सारे पीपल, पीपल के पेड़ नहीं, लोग, तो पीपल थे। वो ऐसे ही थोड़ी ना बैठे थे, उन्हें डिबेट भी करनी थी और डिस्कशन भी करना था, क्योंकि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी का देश है ना, बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो हमने क्या की, डिबेट और डिस्कशन, और एंड रिजल्ट क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस पे आए, ठीक है, एंड रिजल्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन आ ही गया था, तो ये ससुरा प्रियम्बल है क्या। तो ये है समराइज, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किया। तो प्रियम्बल है समरी। प्रियम्बल क्या है, समरी है। तो अभी तो सर आप ये कह रहे थे कि जो प्रियम्बल है वो प्लान है, अभी कह रहे हो कि ये समरी है। तो भैया हम हैं इंडिया, और इंडिया में सब काम होता है क्या, अलग। क्या होता है, अलग, दुनिया से ही अलग चलते हैं हम। हमने सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी हम कहते हैं कि अडॉप्ट किए हैं, वो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करके अडॉप्ट किए हैं। तो हमारे पास हर चीज अपनी है, क्योंकि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है कि हम सीधी सीधी कोई चीज ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा प्रियम्बल भी क्या है, लास्ट, इंडेक्स ना होके क्या है, समरी है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आई, और बाकी सबके प्रियम्बल क्या है, पहले, बाद में बना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स प्रियम्बल इज नॉट एन इंडेक्स, इट इज द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
यहाँ तक आती है बात समझ में बच्चा पार्टी? आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम देख लेते हैं अपना प्यारा प्रियम्बल। ये प्रियम्बल है क्या? तो वी द पीपल से शुरुआत होती है, ये है सोर्स ऑफ पावर। आगे देखेंगे तो हमने क्या देखा कि ये ना तो इंडेक्स है ना प्लान है, ये है समरी। ठीक है, क्या है? समरी है। जस्टिस की बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और फर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? यूएसए से। इंडिया ने यूएसए से, यूएसए फर्स्ट था ना। तो अब हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। यूएसए का प्रेम्बल क्या है? इंडेक्स है। इसको पहले पहले यूएसए में, दूसरे पेन से लिखते हैं आपको आसानी होगी। देखो पहले यूएसए में क्या बना? प्रेम्बल। ठीक है, प्रेम्बल को क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद प्रेम्बल में अब चेंज नहीं होगा, उसके बाद आपका बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के हिसाब से। ठीक है, तो यूएसए में प्रेम्बल क्या आया? फर्स्ट आया। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में जो प्रेम्बल है वो क्या है? समरी। दैट मीन्स क्या? हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फर्स्ट वी मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी अडॉप्ट द प्रियम्बल। ठीक है, तो इंडिया में प्रियम्बल क्या है? लास्ट। हमारे लिए इंडेक्स क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो हमारे लिए प्लान है, वो हमारे लिए इंडेक्स है। लेकिन जो प्रियम्बल है वो हमारे लिए क्या है? समरी है। समझ में आती है इतनी बात? बोलो हाँ कि ना। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं कि प्रियम्बल एक्चुअली में जो है वो क्या है। तो ये जो पहला पॉइंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? सोर्स ऑफ पावर। तो सोर्स ऑफ पावर ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे चिंटू, चिंटी, मिंटू, पपलू, झपलू, चिपलू सब लोग हैं, मैं भी हूँ और तुम भी हो। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से पावर लेगा? वो लेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटोथोनी। ठीक है, कि पावर जो है वो नेटिव से है, जो भी उस कंट्री उस स्टेट में रह रहे हैं वहां के नेटिव्स, पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वहां से है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोल देते हैं? ऑटोथोनी। याद रखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट ऑटोथोनी कहलाता है। और ये जो पार्ट है कि कैसा है? हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू व्हाट? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये होगा हमारा नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 4 पॉइंट है सोर्स ऑफ पावर प्रेम्बल में, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव और एक डेट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ पावर हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया से। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है? सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम करना क्या चाहते हैं, वो क्या है? कि जस्टिस डिलीवर करना चाहते हैं। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे हम यहाँ के रहने वाले सिटीजन्स को। ठीक है, लिबर्टी देंगे। कैसी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। याद आ रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? उसमें भी तो था ये। इक्वालिटी देंगे। कैसी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। फर्टर्निटी देंगे। कैसी? कि एश्योर करेंगे क्या? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है बाकी डेट, कि किस डेट में हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? तो प्रेम्बल के जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है? अभी हमने देखे, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जब तक हम इन कीवर्ड्स को, ठीक है, नहीं जान लेंगे तो ना तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते, ना ही हम प्रेम्बल को समझ सकते। हमारा पॉलिटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर हमें इन कीवर्ड्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो आगे हम इन कीवर्ड्स को डिटेल में समझेंगे कि ये कीवर्ड्स क्या है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सॉवरेनिटी से। सॉवरन, सॉवरन किसे कहा जाता है? तो देखो दो चीजें हैं। जो हमारा प्यारा भारत है वो एक्सटर्नली सॉवरन है और इंटरनली सॉवरन है। इसका क्या मतलब होता? कि हम किसी भी कंट्री के अधीन नहीं है, हम एक्सटर्नल पावर से सॉवरन है। दैट मीन्स हम किसी भी एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी और कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में नहीं है। दूसरा, कि यहाँ के लोग जो है वो एक गवर्नमेंट चुनते हैं, वो गवर्नमेंट जो है फिर देश को जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलाती है। दैट मीन्स वो गवर्नमेंट भी किसी कंट्री के पॉलिटिकल पावर में नहीं है। दैट मीन्स हम इंटरनली भी सॉवरन है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, इंडिया में कोई भी पावर मुझे ये नहीं बता सकती कि इंडिया को रूल कैसे करना है, इंडिया को रन कैसे करना है। ठीक है, दैट मीन्स हम एक्सटर्नली सॉवरन है, इम्यून है एक्सटर्नल पावर से। दूसरा क्या है? देखो सॉवरेनिटी या स्टेट के कुछ जो है, स्टेट होती क्या है ये हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में।
ठीक है, अभी मोटा मोटी समझते हैं कि एक स्टेट के पास क्या होनी चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया एक स्टेट है ना, तो एक टेरिटरी होनी चाहिए, उस टेरिटरी में कुछ सिटीजन रहने चाहिए। वो सिटीजन जो है वो कुछ आपस में मिलके, ठीक है, एक गवर्नमेंट का निर्माण करने चाहिए, और उस स्टेट के पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, उस एरिया के पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें हैं तो हम उसे स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सॉवरन का मीनिंग समझ में आ गया, स्टेट का मीनिंग समझ में आ गया, सॉवरन में हम एक्सटर्नली और इंटरनली सॉवरेनिटी का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमने ये देख लिया इंडिया जो है वो सॉवरन है, इंडिया सॉवरन है, ये बात तो ठीक है, ये हमने देख ली। लेकिन क्या इंडियन सॉवरन है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। इंडिया तो सॉवरन है मान लिया, तो इसको करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, बिल्कुल आगे का लेक्चर देखने से पहले लिख देना पोज करके। ठीक है, आगे का देख के लिखा तो फिर मायने नहीं रखेगा वो। तो इंडियंस तो सॉवरन है, लेकिन ओ सॉरी, इंडिया तो सॉवरन है, लेकिन क्या इंडियन सॉवरन है, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं चलो। ये हमारा है प्यारा भारत, ये है इंडियंस, अपलू झपलू पपलू। ठीक है, अबलू झपलू है ये दो लोग, इंडियंस है, सिटीजन मिल गई इनको सिटीजनशिप इंडिया की। तो ये हमने देख लिया कि जो इंडिया है वो सॉवरन है। तो क्वेश्चन क्या है, इंडियन सॉवरन है, आर दिस सॉवरन, हम है सॉवरन, लेकिन लिमिटेड सॉवरन कब है, व्हेन वी इलेक्टेड आवर गवर्नमेंट। ठीक है, जब हम वोट देते हैं तभी तो। इलेक्ट, गवर्नमेंट को इलेक्ट करना क्या हुआ कि जब हम वोट दे रहे हैं, तो जब तक हम वोट दे रहे हैं तभी तक हम सॉवरन है। यानी हम 5 साल में एक बार सॉवरेनिटी का मजा लेते हैं बस, बाकी हम लोग क्या है, गुलाम, गुलाम नहीं कह सकते, हम लोग बाउंड है। ठीक है, बाउंड है, किससे बाउंड है, लॉ से बाउंड है। ठीक है, हम लोग बाउंड है, किस चीज से बाउंड है, लॉ से बाउंड है। लॉ मतलब क्या है, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है। ठीक है, हमें आजादी सिर्फ एक ही टाइम पे है, जब हम अपना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तब तक के लिए हम सॉवरन। इंडिया क्या है, इंडिया फुल्ली सॉवरन है, लेकिन हम लोग बाउंड बाय लॉ है, हम पूरी तरीके से सॉवरन नहीं है, हम सिर्फ एक टाइम पे सॉवरन। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या होता है हम देखते हैं, ये भी तो वर्ड था ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दो चीज से मिलके बना हुआ है, एक तो डेमोक्रेटिक, दूसरा क्या है, रिपब्लिक। क्या क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो डेमो का मतलब क्या है, पीपल। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमो और क्रेशिया। तो डेमो का मतलब है पीपल और क्रेशिया का मतलब है रूल। ठीक है, दैट मीन्स क्या, रूल्ड बाय पीपल, डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो डेमोक्रेसी बोलते हैं ना उसी चीज को। तो डेमोक्रेटिक क्या है, रूल्ड बाय पीपल। और दूसरा क्या है, यहाँ पे अपने बी आर अम्बेडकर साहब को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दो कि उन्होंने जो है रिपब्लिक भी जोड़ा। अब हम देखते हैं रिपब्लिक क्या चीज है, और ये व्यू है नेहरू जी का। नेहरू जी ने कहा कि जो भी मोनार्की नहीं है, मोनार्की मतलब क्या, एक राजा हो, राजा का शासन हो, वो कहे मर जाओ तो मर जाओ, वो कहे तुम्हें जीने दूंगा तो जी लो। ठीक है, राजा का बेटा राजा बने, तो उसे कहते हैं हम लोग मोनार्की। तो जो भी मोनार्की नहीं है, ठीक है, या डायनेस्टी का रूल नहीं है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक। ये कहा नेहरू जी ने। आगे हम इसको इन डेप्थ में समझेंगे क्या एक्चुअली में ऐसा है। अब दूसरा क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्यों है, रिपब्लिक में क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एक हेड ऑफ द स्टेट होगा जिसको हम इलेक्ट करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, लोग चुनेंगे उसे, और उसका जो ऑफिस होगा वो सबके लिए ओपन होगा। मान लो इंडिया में चिंटू मिंटू पिंटू रह रहे हैं, ठीक है, तो चिंटू को भी राइट है रिप्रेजेंटेटिव बनने का, मिंटू को भी राइट है, आपको भी राइट है, मुझे भी राइट है। एक बेसिक क्राइटेरिया होगा, एक बेसिक एज से ज्यादा होने चाहिए, बस वो क्राइटेरिया होगा। ठीक है, और वो सबके लिए बराबर होगा, यानी सबके पास राइट है कि आप जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने। ठीक है, तो इस व्यवस्था को कह देते हैं रिपब्लिक। दैट मीन्स डायनेस्टी नहीं है, मतलब क्या है, राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा। ठीक है, क्या है, रिपब्लिक है, मोनार्की भी नहीं है। ठीक है, क्या है, रिपब्लिक है, समझ में आया रिपब्लिक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर मान लो हमें सिर्फ क्या दे दी गई होती, हमें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी दे दी गई होती, क्या दे दी गई होती, डेमोक्रेसी दे दी गई होती, डेमोक्रेटिक होते, रिपब्लिक होते ही ना। तो उसका मतलब क्या होता, कि उसका मतलब ये होता कि मेजोरिटी से कोई कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी से चुन के आती, तो वो जो चाहे वो कर सकती थी ना, क्योंकि उसे तो चुन लिया ना। और फिर इसको क्या बोल देते, नंबर ऑफ पीपल, मतलब क्या, मेजोरिटी का आधिपत्य। मेजोरिटी जो चाहे वो होगी, यानी मेजोरिटी की तानाशाही कह सकते हैं।
मेजोरिटी की डिक्टेटरशिप हो जाती, भले ही इलेक्टेड है। क्या हुआ कि आपने गवर्नमेंट चुनी, डेमोक्रेसी है, आपको चुनने का राइट है, ठीक है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। तो क्या है, मेजोरिटी की तानाशाही हो जाती। क्या हो जाती, मेजोरिटी की क्या हो जाती, तानाशाही हो जाती। सपोर्ट से पीएम बन गया और डिक्टेटरशिप बाय नंबर कह देते। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का जो होता वो लूप होल हो जाता, इसीलिए हमने डेमोक्रेटिक के साथ साथ क्या जोड़ा, रिपब्लिक जोड़ा। रिपब्लिक मतलब क्या है, रूल, यानी बाउंड बाय लॉ। लॉ से हमने गवर्नमेंट को बाउंड कर दिया कि आप भी लॉ से ऊपर नहीं जाएंगे। समझ में आ गया रिपब्लिक मतलब क्या, हमने रूल डाल दिया बीच में। अब देखो रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा और जो चीज चलेगी, जो रूल चलेगा, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर में रहना पड़ेगा आपको। लेक्स रेक्स बोलते हैं इसे, लेक्स रेक्स। ठीक है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग, ना कि वो पर्सन जो कि चुन के आया, वो किंग नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लॉ सबसे बड़ा है। इसके अंडर में पीएम, सीएम, डीएम, प्रेसिडेंट, सब लॉ के अंडर में है। पीएम, डीएम, सीएम के अंडर में हम लोग नहीं है। ठीक है, ये लोग भी लॉ के अंडर में है। ये है रिपब्लिक का मतलब। आगे बढ़ते हैं, अब इसे देखते हैं, बहुत गौर से समझ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन बाहर हमने क्या लगा दिया, रिपब्लिक, रूल। तो रूल से इस पूरी गवर्नमेंट को हमने कर दिया बाउंड। दैट मीन्स आप इस रूल को वॉलेट नहीं कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट नहीं कर सकते हो, आप रिपब्लिक को वॉलेट नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया, इनकी पावर पे क्या लगा दी, लिमिटेशन लगा दी रिपब्लिक होने में। ठीक है, रिपब्लिक होने का यही फायदा कि लिमिटेशन लगा दी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, 2019 में आया हुआ सवाल है ये। तो हमारी गवर्नमेंट कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट। समझ में आ गया ना लिमिटेड कैसे होती है, क्योंकि रिपब्लिक है, बाउंड बाय क्या है, लॉ है, बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आप डेमोक्रेटिक का मतलब जिन्हें नोट्स बनाने हैं वो समझ लो। ठीक है, वो इन्हें नोट कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट व्हाट, अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल। विल ऑफ व्हाट, पीपल। इसको क्या मतलब, लोगों की विल से अथॉरिटी ले रही है ना, इसको बोल देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। मतलब क्या है, जो मैक्सिमम लोगों का मत होगा वहीं से सोवरेनिटी आपकी ड्राइव होगी, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी बोल देते हैं। ठीक है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड अकाउंटेबल टू देम। लोग इलेक्ट करेंगे अपने रूलर्स को और रूलर्स अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेह होंगे, किसके प्रति, लोगों के प्रति। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस डेमोक्रेटिक का मतलब है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है, वोट देने का अधिकार होगा, पीरियोडिक इलेक्शन होंगे, हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड होगा। ठीक है, अब रिपब्लिक भी देख लेते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मोनार्क एंड रिपब्लिक। मोनार्की आपको बता ही दी थी और रिपब्लिक भी आपको बता दी थी। तो हमारा हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने लोग पीएम सोच रहे होंगे ना, उन पर धिक्कार है, डूब के मर जाओ चिल्लू भर पानी में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके जो है वो हेड है, इंडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए। और आर्टिकल 54 और 55 जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अगला देखते हैं, अगला वर्ड क्या है आपका, सोशलिस्ट। क्या वर्ड है आपका, सोशलिस्ट। तो 1950 में देखो, सारी बात होती है पर्सपेक्टिव की, कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। तो ये वर्ड जो है वो बाद में ऐड हुआ ना। ठीक है, 1950 में ये वर्ड ऐड नहीं था, बाद में ऐड हुआ। 1950 में सोशलिस्ट का मतलब जो था वो यूएसएसआर से रिलेट करके मार्क्स के सोशलिज्म से लिया जाता था, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म समझा जाता था। बी आर अम्बेडकर डालने को डाल देते, लेकिन अगर वो ये वर्ड डाल देते तो हम लोग सब, पूरी दुनिया हमको क्या समझती कि हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने वो वर्ड नहीं डाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशलिस्ट नहीं था। ठीक है, वो पहले से ही सोशलिस्ट नेचर का था। ठीक है, बस वर्ड नहीं लिखा हुआ था। तो ये थी इंटेलिजेंस बी आर अम्बेडकर साहब की। तो कम्युनिज्म से रिलेशन लगा लेते अगर हम डाल देते। ठीक है, इस और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कैसा सोशलिज्म है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि मान लो मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कमा रहा हूँ, 100 रुपए, और चिंटू कमा रहा है 1 रुपए। ठीक है, 101 रुपए हो गया। तो लेकिन हम दोनों में क्या है, ये बराबर बराबर डिवाइड होंगे, ये तो आलसी की तरह पड़ा हुआ है। तो हमारा सोशलिज्म ऐसा सोशलिज्म नहीं है, हमारा एक यूनिक ही सोशलिज्म है, इंडियन ब्लेंड ऑफ सोशलिज्म है। ठीक है, हम लोग क्या है, हमेशा से यूनिक, अपने आप को क्या समझो, यूनिक। तो हम लोग क्या है, हमारा यूनिक है।
ठीक है, अपना अपना ही किस्म का एक सोशलिज्म है हमारा, जो कि ब्लेंड है किसका, गांधीनियन सोशलिज्म 80% और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म 20%। प्रेम्बल में क्या दी गई है, इक्वालिटी किसकी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, तो ये पहले से ही यहीं पे सोशलिज्म ही तो है कि क्या दे दी, इक्वालिटी दे दी, स्टेटस की इक्वालिटी दे दी कि कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, और अपॉर्चुनिटी की कि आपको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इन दो चीजों की, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस की इक्वालिटी देना, मतलब क्या है, सोशलिस्ट है ना हम लोग पहले से। तो बाद में मेंशन करने का ऐसा कोई जरूरी नहीं था, ये अपना एक इंदिरा गांधी जी का उस टाइम की गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा था। तो हमने क्या, हमने कभी सोशलिज्म का वर्ड का यूज किया ही नहीं था उस टाइम पे। बता दिया मैंने, अगर करते तो उसका मायना क्या लगा लिया जाता। ठीक है, तो सशत नमन करो बी आर अम्बेडकर साहब को कि जिन्होंने पहले से इतनी दूर का सोचा। आगे बढ़ते हैं, अब जिसे जिसे नोट्स बनाने हैं वो देख लो। एडेड बाय व्हेन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, वन डे एग्जाम्स में बहुत सवाल बनते हैं कि कौन से वर्ड कब कब ऐड हुए। तो सोशलिज्म कैसा है, एक इकोनॉमिक फिलोसफी है। ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड व्हाट, मिक्स्ड इकोनॉमी। आर्टिकल 36 से 51 आपका जो है सोशलिस्ट लर्निंग के ऊपर है। इंडियन सोशलिज्म कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यूनिक ब्लेंड ऑफ व्हाट, गांधीनियन और मार्क्सिज्म सोशलिज्म, बता ही दिया है। ठीक है, सोशल फिलोसफी क्या है, सोशल इक्वालिटी और इक्वालिटी पे स्ट्रेस देते हैं। हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ये इसके एम्स क्या है, पॉवर्टी खत्म करना, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करके ये बात कही। तो आगे बढ़े। अब अगला वर्ड आता है सेकुलर। इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है आपका ऐड किया गया। तो अब देखो सेकुलरिज्म क्या होता है, आपका स्टेट और रिलीजन। देखो ये चीजें जब है वेस्टर्न में, वेस्टर्न कंट्रीज में आपका जो स्टेट होता था, ठीक है, और जो रिलीजन होता था, एक ही रिलीजन होता था, तो वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते थे और इंटरफेयर करते थे। स्टेट आपका रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, रिलीजन आपका स्टेट में इंटरफेयर करेगा, ये चीज होती थी। और इससे क्या होता था, दोनों डाइल्यूट हो जाते थे, दोनों का अस्तित्व जो है वो खत्म होने के कगार पे आ जाता था। तो अब क्या हुआ, ये फंडामेंटल दिया मैकेवेली ने, जो कि कहाँ का था, इटली का था। उसने क्या कहा कि हम जो है वो सेपरेट कर देते हैं, क्या स्टेट को अलग कर देंगे, रिलीजन को अलग कर देंगे। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस से तो दोनों डायल्यूट ही हो रहे हैं ना, तो इनको कंप्लीटली सेपरेट कर देते हैं। तो इसको बोल दिया गया सेकुलर होना। इसको क्या बोल दिया गया, सेकुलर होना। लेकिन इंडिया, फिर से आ जाओ, हम लोग क्या है, यूनिक। हमारे पास सब कुछ क्या है, अलग। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या थे, बी आर अम्बेडकर साहब और हमारी प्यारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और उसके लोग, जिन्होंने क्या किया, डिबेट और डिस्कस किया कि हम कौन सी चीज को कैसे लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थी डाइवर्सिटी थी, क्या थी, डाइवर्सिटी। हम कोई भी चीज डायरेक्ट उठा नहीं सकते थे, हमें अपने लोगों के हिसाब से सोचना है। तो अगर हम 1950 में ये वर्ड यूज कर लेते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सेकुलरिज्म नहीं है, हम है सेकुलर, लेकिन हमने ये वर्ड यूज नहीं किया। थैंक्स टू बी आर अम्बेडकर साहब, जो इतने दूरदर्शी थे। क्योंकि अगर हम यूज कर लेते तो हमें लोग क्या समझते कि हमारा भी सेकुलरिज्म जो है वो ऐसा ही है, स्टेट और रिलीजन अलग अलग हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखते हैं हमारा कैसा है, क्या है, वेस्टर्न डेफिनेशन हमने अभी देख ली, कंप्लीटली सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड, इफ वी, ये भी हमने देख लिया। ऐड कर देते तो वर्ड विल थिंक व्हाट, इंडिया फॉलोइंग द सेम, बट हमारे पास अपने ही ब्रांड का सेकुलरिज्म है। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं। जैसे कि स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास तो बहुत सारे रिलीजन है ना, रिलीजन ए बी सी डी, बहुत सारे रिलीजन है, ये स्टेट है। तो हमारा स्टेट क्या कहता है, हमारा स्टेट बिलीव करता है सर्वधर्म संभाव में। कैसा होना चाहिए कि सभी धर्मों को बराबर नजरिए से देखता है। तो इसको क्या कहते हैं, गांधीनियन वे ऑफ सेकुलरिज्म कहते हैं इसे। ये क्या किया, हर एक रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हमने। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एवरी रिलीजन। कब तक, जब तक कि वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ईच अदर रिलीजन, एक दूसरे के रिलीजन के में टांग नहीं अड़ा रहे हैं। दूसरा, इन रिलीजन्स की प्रैक्टिसेस की वजह से नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा ना हो, तब तक के लिए हम लोग सिर्फ उसे देखेंगे, इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, तब तक हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और लेकिन वेस्टर्न के साथ क्या है, वेस्टर्न ने तो सेपरेट कर लिया, वो तो इंटरफेयर करता ही नहीं है। वो ना रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, उसका रिलीजन ना फिर स्टेट में इंटरफेयर करेगा। तो ऐसा तो नहीं है हमारा सेकुलरिज्म। समझ में आ गई बात। हमारे इस सेकुलरिज्म को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वॉचफुल एम्बिवेलेंस।
इस फंडामेंटल को क्या बोलते हैं कि हम इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। कब तक देखते रहेंगे? जब तक वो एक दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट नहीं दे दे रहे हैं, तब तक हम क्या करेंगे? देखेंगे। और इसको क्या कहा गया? वॉचफुल एम्बीवेलेंस कहा गया। देखो, हमारे पास पहले भी सेकुलरिज्म था, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं थी। कहां पे था? लिबर्टी। हमने लिबर्टी इंट्रोड्यूस कर रखी थी, किसकी? फेथ की, बिलीफ की, वर्शिप करने की, एक्सप्रेशन की, थॉट की। दी थी नहीं? यही तो बात है ना, रिलीजन में क्या ही होता, यही सब होता है। तो हमने पहले भी हम सेकुलर थे, बस पॉलिटिकल एजेंडा डाल दिया गया। और यही वजह है कि हमने जो है 1950 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि अगर हम कर देते तो हमारा भी सेकुलर कैसा माना जाता कि स्टेट ना रिलीजन में इंटरफेयर करे और रिलीजन ना फिर स्टेट में इंटरफेयर करे। नोट्स बनाने के लिए देख लीजिए कब ऐड कब हुआ। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 25 से 28 में जो है रिलीजन के जो उसमें है वो अभी बता ही दिया, लिबर्टी, फेथ और ये सब करने का अधिकार है, तो ये सेकुलर होना ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैक इन आर्टिकल में हमारा सेकुलर होने का प्रमाण मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से सेकुलर था, ये प्रूफ है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम जो है इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ग्रो कर पाए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दूसरे भी और लेक्चर डालने का। जय हिंद, अगले लेक्चर में मिलते हैं, मौज कीजिए।